नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 626 आपके सामने है। ये पूछ रहा है कि आलू का द्विपद नामकरण क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ पोटैटो। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सोलेनम ट्यूबरसम। तो जो आलू होता है वो सोलेनी फैमिली को बिलोंग करता है ना, उसी से, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरसम। बाकी ऑप्शन पर विचार करते हैं। आइपोमिया बटाटास ये किसका है? तो जो शकरकंदी है या स्वीट पोटैटो, उसको बोलते हैं इपोमिया बटाटास। ठीक है, फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है? फेलस वल्गैरिस। जो फेलस वल्गैरिस है ये नाम है किसका? फली, जो बीन्स होती है ना, बीन्स का। फिर डकस कैरोटा, नाम से कुछ अंदाज़ा लग गया होगा, तो ये गाजर को या कैरेट को बोलते हैं, कैरोटा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 626 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन 626 कह रहा है कि कार्ल लिनस ने जो जीवों को कितने जो है कितने भागों में ये वर्गीकृत किया था, डिवीज़न कितने पार्ट्स में किया था, है ना। तो कार्ल लिनस का नाम हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्हें द्विपद नामकरण या बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है ना शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, अब हम लोगों ने मुख्यतः 3 लोगों का वर्गीकरण है जो पढ़ा है। एक तो कार्ल लिनस का, सबसे पहले एरिस्टोटल का, फिर कार्ल लिनस का और एक विटकर का। 3 हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, सबने अपना अपना हिसाब दिया हुआ है। एरिस्टोटल ने जैसे 2 भागों में बांटा था, कल हमने क्वेश्चन भी देखा था। किस किस में? एक तो जंतु जगत में और एक पादप जगत में। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में। किसने? एरिस्टोटल ने। कार्ल लिनस ने किस में बांटा है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या है? प्रोकारियोट्स है, प्रोकारियोट और यूकैरियोट्स। ऑप्शन बी कह रहा है मोनेरा और प्रोटिस्टा में। ऑप्शन सी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। या प्लांटे और एनिमलिया, पादप और जंतु जगत में। तो कार्ल लिनस ने किस में विभाजित किया? प्लांटे और एनिमिला में। ठीक है, प्लांटे में आ गए सारे पेड़, एनिमिलिया में आ गए सारे जानवर। एक हम लोग पढ़ते हैं इसके अलावा विटकर का क्वालिफिकेशन। विटकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया था, है ना, जिसमें से पहला आता है मोनेरा, ये वाला। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसमें सारे प्रोटोजो आ गए। मोनेरा में आते हैं एक कोशीय जीव, सारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जिनमें कोशिकांग का अभाव होता है। प्रोटिस्टा में आ गए सारे प्रोटोजोआ, है ना, इसमें यूकैरियोटिक सेल आते हैं, ये भी एक कोशिकांग सेल है। फिर एक आता है फंगी। फंगी में हो गई जितनी भी फफूंद होती है, ठीक है, जितने भी फंगी के हैं। एक आता है उसमें एल्गी, जिसमें काई आती है आपकी, ठीक है। और एक उसमें आता है फिर आपका एनिमिला, ठीक है, जिसमें बाकी जानवर आते हैं। ये किसका था? विटकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रश्न नंबर 627 हमने देखा, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलेट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए ना तो पीछे की चीज़ें भी रिवाइज हो जाती हैं साथ साथ, यही उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 628 आपके सामने ये पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं या जो जीवाणु हैं वो इनमें से किस विधि द्वारा पुनरुत्पादित या रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो दिया हुआ है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, स्पोर्स बीजाणुओं के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है यौन प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों। ठीक है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए समझते हैं। पहली बात तो जो बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, ये किसके अंदर आता है? प्रोकार्योट के अंदर। ऐसे जीव जिनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, सब सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? ठीक है, तो वो देख लेते हैं क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है ना, ये 2 प्रकार से प्रजनन करता है। ये यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों करता है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा कैसे।
देखिए, जब अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल अलैंगिक से, है ना, समझ लीजिए, तो क्या होगा, कौन सा इसमें प्रोसीजर होगा, तो इसमें होगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब हो गया दो भागों में टूट जाना, बराबर के हिस्सों में। ठीक है, ये कैसे होगा, तो देख लेते हैं। एक ये बैक्टीरिया है मान लीजिए, और ये विभाजित हो गया तो दो छोटे छोटे सेल बना लिए। और ये दोनों जो है एक दूसरे की कॉपी होंगे, और सारा मटेरियल यहाँ से इन दोनों में बराबर जाएगा, है ना। तो कोई जेनेटिकली दोनों सिमिलर होंगे। ये तो हो गया एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन। अब यौन प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो जो प्रजनन है ना इसमें, ये जैसे बाकी स्तनधारियों में, सरीसृपों में जिस प्रकार होता है उस प्रकार नहीं होता। इसमें क्या होता है, केवल और केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल और केवल जो डीएनए है, ये जो है ट्रांसफ़र होता है केवल एक बैक्टीरिया से दूसरे में। ठीक है, तो ये जो डीएनए ट्रांसफ़र है, तो क्या होगा, डीएनए आ गया तो दूसरे के जीन आ गए, जीन आ गए तो सिमिलर जीन नहीं रहेंगे, मिक्सचर हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जो बैक्टीरिया में होती है उसको कहा जाता है यौन प्रजनन। तो दोनों ही प्रकार होते हैं, यौन प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, दोनों बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें गलती मत करिएगा। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 629 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक साधारण उपकला ऊतक का प्रकार नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस उपकला। ऑप्शन बी कह रहा है यौगिक उपकला। ऑप्शन सी कह रहा है कॉलमनर या स्तंभकार उपकला। ऑप्शन डी क्यूबॉइडल या घनाकार उपकला, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है या उपकला है, उपकला ऊतक है, वो तीन मुख्य प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है स्क्वैमस, एक होती है कंपाउंड, एक होती है स्तंभकार या कॉलमनर। ठीक है, तीन प्रकार हो गए। आपसे क्या पूछा, नहीं, कौन सा नहीं है, चौथा वाला नहीं है। ठीक है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीन मुख्य प्रकार होते हैं, ABC तीनों हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 629 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चंदमनी IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आया है मेंस क्लासेस, जो 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और 68वीं BPSC परीक्षा जो फरवरी में निर्धारित है, उसके लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 630 आपके सामने है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संरचना के उपयोग से मेढक अपना भोजन ग्रहण करता है। तो मेढक तो सभी ने देखा होगा। अब ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए मुंह, दूसरा बी जीभ, ऑप्शन सी अग्रंग, और डी पिछला अंग। अंग का मतलब है पिछले पैर और आगे वाले पैर। ठीक है, देखिए, मुंह से तो मेढक नहीं पकड़ता, ग्रहण करने का मतलब है किसी से पकड़ता है कुल मिला के। तो मेढक का अगर ये मुंह है मान लें, तो उसके आगे वाले भाग से ना, यहाँ से एक जीभ होती है, इसको कहते हैं बिब्लॉइड टंग। बिब्लॉइड क्यों, वो रबड़ की तरह आगे बढ़ती है और फिर छोटी हो जाती है ना, खिंचती है, खिंचाव बहुत होता है। मनुष्य के जीभ में पीछे की तरफ जुड़ी रहती है यहाँ कहीं, और इसमें जो होता है आगे वाले हिस्से में मेढक की जुड़ी रहती है, निचले जबड़े की। तो इस जीभ से क्या करता है, ये जो कीट मकोड़े हैं उनको पकड़ लेता है। अब मुंह से कौन खाना खाता है, तो मुंह से छिपकली वगैरह, है ना, छिपकली जो पकड़ती है कीट पतंगों को, तो अपने मुंह से पकड़ती है। आगे वाले अंगों का कौन इस्तेमाल करता है, तो शेर, चीता, या आगे वाले अंगों से जीभ को पकड़ के मारते हैं, है ना। उदाहरण रूप में बता रहे हैं। फिलहाल मेढक पर वापस आते हैं। मेढक के बारे में पूछा है तो सही उत्तर होगा टंग या जीभ। कैसी टंग, बिब्लॉइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 630 हमने देखा। आगे बढ़ते। ये रबड़ जैसी है, जैसे च्युइंगम होती है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए।
प्रश्न नंबर 631 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन पौधे के ऊतकों में ऊर्जा का भंडार है। पौधे जो है ऊतकों में किस प्रकार या किस रूप में ऊर्जा का भंडारण करते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टार्च, ऑप्शन बी कह रहा है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आइए थोड़ा समझते हैं। जो पौधे होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ठीक है, इससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ अपना क्या बनाएंगे, खाना। ठीक है, खाना बन जाएगा। और ये खाना किस रूप में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज। और अब क्या होगा कि जो इसका भंडारण है ना वो ऊतकों में ही होगा, संभाल के रखा जाएगा। तो ग्लूकोज फिर किस में बदलेगा, तो ग्लूकोज जाके बदल जाएगा स्टार्च में। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और स्टार्च है वो पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो पाया जाता है फलों में, ये भी एक तरह का मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज। ठीक है, प्रश्न नंबर 631 हमने देखा, ऑप्शन ए सही हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 632 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है ना, नहीं पे जोर। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है प्रकाश रासायनिक चरण, ऑप्शन बी प्रकाश अवशोषण या लाइट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी कह रहा है वाटर स्प्लिटिंग, जल बंटवारा, हाँ, जल को विभाजन करना एक तरह से, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन परिवहन। तो ये देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, अभी हमने पीछे वाले प्रश्न में भी देखा है, तो क्या होता है, अगर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलके खाना बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है, प्रकाश रासायनिक चरण, ठीक है, फोटोकेमिकल फेस। फोटो प्रकाश का मतलब हो गया सूर्य की रोशनी, केमिकल तो हो गए आपके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी हो गया H2, ये दोनों क्या है, केमिकली तो है एक प्रकार के। और ये रासायनिक प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में हो रही है, प्रकाश की मौजूदगी में, इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक चरण या फोटोकेमिकल फेस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा। ऑप्शन बी कह रहा है लाइट एब्जॉर्प्शन या प्रकाश अवशोषण, तो सही बात है, हरी पत्तियाँ प्रकाश को सोख लेती हैं, है ना, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनका अवशोषण करती है खाना बनाने के लिए। और कौन उसके लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, तो कौन सा, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो प्रकाश अवशोषण की प्रक्रिया भी होगी। वाटर स्प्लिटिंग, जल बंटवारा, तो ये जो पानी का है ना H2, तो H2 का बंटवारा होता है इसमें। ठीक है, स्प्लिटिंग किसमें, पत्तियों में, किसकी मौजूदगी में, सूर्य की रोशनी में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो वाटर स्प्लिटिंग भी होती है। ऑप्शन डी कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का परिवहन, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना उसमें परिवहन का लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा, देखिए प्रश्न क्या पूछा उस पर निर्भर करता है, प्रकाश प्रतिक्रिया लाइट रिएक्शन के बारे में ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 632 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 633 आपके सामने है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशियोर्कर का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कोशियोर्कर किस में होती है, बच्चों में। ठीक है, 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं। ठीक है, दूसरी किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर की बीमारी होती है, जब जितनी शरीर को ज़रूरत है उस प्रकार से बच्चों को जब प्रोटीन नहीं मिलता तो उनमें क्वाशियोरकर की बीमारी हो जाती है। एक बीमारी और होती है इससे मिलती जुलती, वो प्रश्न खत्म करने के बाद डिस्कस करते हैं उसका। तो ये पूछ रहा है क्वाशियोरकर के लक्षण कौन कौन से नहीं हैं इनमें से, है ना, नहीं बताने। पहला दिया हो एक्सटेंसिव ओडेमा, व्यापक सूजन, शरीर में सूजन आ जाना। ऑप्शन बी कह रहा है शरीर का अत्यधिक पतला हो जाना। ऑप्शन सी कह रहा है विकास और मस्तिष्क के
मतलब लंबाई चौड़ाई में बढ़ना और मस्तिष्क का विकास, ये नहीं हो पाता पूरी तरह से, है ना। ऑप्शन डी कह रहा है मांसपेशियों का पतला हो जाना, यही उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, ये आपकी हिंट हो गई प्रोटीन। अब इसको अगर आपको इतना भी पता है तो आप ये प्रश्न कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। भाई, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो किससे बनती है? प्रोटीन से। और प्रोटीन की कमी हो रही है तो ये तो जाहिर सी बात है ना, मांसपेशियां पतली हो जाएंगी। ठीक है, तो डी तो हो सकता है ना। अब देखिए, अगर पता है तो बात अलग है, मैं उस स्थिति में बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता है प्रश्न क्या उत्तर, तो कैसे निकालना है वो भी देखें जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहे हैं विकास और, है ना, शरीर का विकास और मस्तिष्क का विकास, ये नहीं हो पाता। तो प्रोटीन जो है वो लंबाई में भी मदद करता है। ठीक है, जो शरीर का विकास होता है उसमें मदद करता है। और मस्तिष्क में भी क्या है, ऊतक ही तो है, टिश्यूज है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन की ज़रूरत होगी। जहाँ मांसपेशी की बात आ गई वहाँ प्रोटीन होगा, तो ये बात सही है। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स भी तो होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनता है, और मस्तिष्क के विकास के लिए अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स है ना कई सारे, उनका एक पॉलीमर ही तो है। चलिए, ये हो गया। अब आ गए ऑप्शन ए और बी, इनमें से चुनना है। क्या शरीर में व्यापक सूजन आ जाती है या शरीर पतला हो जाता है? दो में से एक ही होगा, या तो सूजन आएगी या तो पतला हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर रहा है शरीर का पतला हो जाना, थिननेस ऑफ द बॉडी। और व्यापक सूजन तो क्वाशियोरकर में हो जाती है सूजन। जिन बच्चों को ये हो जाती है तो उनका जो है ना पेट काफ़ी आगे निकल आता है, बाकी शरीर सूख जाता है। ठीक है, और शरीर का पतला हो जाना ये इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है ना। ये किसका है ये बताते। अत्यधिक शरीर का पतला हो जाना ये होता है एक दूसरी बीमारी, इसका नाम है मैरस्मस, है ना। ये 1 साल से छोटे बच्चों में होती है, ये भी प्रोटीन की वजह से होती है, और उसमें शरीर बिल्कुल कंकाल बन के रह जाता है। जो बच्चा होता है 1 साल का, वो तो बिल्कुल लगता ही नहीं है 1 साल का है, बहुत छोटा सा लगता है। क्यों? शरीर में उसके कुछ होता ही नहीं है। मैरस्मस की वजह से कौन सी शरीर में अत्यधिक पतला हो जाता है, ये मैरस्मस का लक्षण है ना। ऑप्शन बी। तो नहीं पूछा था तो कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 633 का हम लोग आगे चलते हैं। चंदमनी आईएएस अकेडमी बीपीएससी 67 तो 68 के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें जीएस की क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जो निम्नलिखित सब्जेक्ट दिए हुए हैं अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए, इसमें 20 जो है टेस्ट आपके डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 634 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो निम्नलिखित में से किस कोशिका से उत्पन्न होती है ना। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? तो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है, क्या है लिम्फोसाइट्स है, क्या ये मेगा कार्योसाइट्स है, या थ्रोम्बोसाइट्स है, ये ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहले समझ लेते हैं। जो प्लेटलेट है वो क्या है? जो शरीर में खून है या रक्त है उसका एक हिस्सा है प्लेटलेट्स। खून में क्या क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट और प्लाज्मा, मुख्यतः यही होता है। ठीक है, अब इनको प्लेटलेट्स को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। ठीक है, इसका नाम है। तो अब इसका नाम है तो इससे तो उत्पन्न होंगे नहीं, तो डी तो हो गया गलत। अब आइए और समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट से पैदा होते हैं आपके आरबीसी। ठीक है, लिम्फोसाइट से होते हैं डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सा ऑप्शन बच गया? मेगा कार्योसाइट्स, ये इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 634 का। अब ये कहाँ पाए जाते हैं मेगा कार्योसाइट्स, है ना, किस कोशिका ही तो है, ये कोशिका कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में अस्थि मज्जा होता है, उसमें बोन मैरो। ठीक है, प्रश्न नंबर 634 हमने देखा, आगे बढ़ा जाए।
प्रश्न नंबर 635 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है सब्जी से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है विज्ञान, कौन सी ऐसी शाखा है विज्ञान की। तो क्या इसे बागवानी कहा जाता है, क्या इसे पुष्प कृषि कहा जाता है, क्या इसे पोमोलॉजी कहा जाता है, क्या इसे ओलरीकल्चर कहा जाता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं, है ना। ये प्रश्न एग्जाम में हो सकता है परेशान करे, इसलिए डाला गया। देखिए, मुख्य जो किसी भी पेड़ पौधे जो खाद्य होते जैसे सब्जी हो गई, फल हो गया, फूल हो गए, इन तीनों को जिस मुख्य खेती के नीचे रखा जाता है उसको बोलते हैं बागवानी या हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये तो हो गई इसका मेन। अब हॉर्टिकल्चर या बागवानी के तीन भाग हैं मुख्य। ठीक है, इनका विभाजन है ये। अगर तो इसमें फूलों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे पुष्प की खेती की जा रही है, होता है ना, गुलाब पैदा हो रहा है, गेंदा फूल पैदा हो रहा है पूरे पूरे खेत में, तो उसको कहा जाएगा पुष्प कृषि या फ्लोरिकल्चर, है ना। तो एक तो हो गया फ्लोरिकल्चर। अब अगर फल की पैदावार की जा रही है, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, किसान है कर रहे हैं। जैसे जो है यूपी, जो उत्तर प्रदेश जाना जाता है आंवले के लिए, अमरूद के लिए, है ना। बिहार की लीची बड़ी मशहूर है। वो क्या है, एक तरह की जो है, क्या है, फल है ना एक प्रकार का। तो फल किसके भीतर आएंगे, पोमोलॉजी के भीतर। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं पोमोलॉजी। और जो साग सब्जियां हैं वो किसके भीतर आती हैं, ओलेरिकल्चर। एक आ गया इसमें ओलेरिकल्चर, इसके भीतर आएंगी वेजिटेबल सारी, लौकी हो गई, या जितनी भी सब्जी, आलू प्याज जो भी हो रहा है, वो सारी सब्जियां ओलेरिकल्चर के नीचे आएंगी। तो विस्तृत रूप से ओलेरिकल्चर दिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कई बार एग्जाम में क्या होता है, सब्जी के बारे में पूछ लेते हैं पर ओलेरिकल्चर ना देके बागवानी दिया होता है। तो उस स्थिति में जब ओलेरिकल्चर नहीं मौजूद है ऑप्शन में, तब आप बागवानी लगाएंगे। और अगर ओलेरिकल्चर मौजूद है तो इसका सही उत्तर ओलेरिकल्चर होगा। इसको एक से अधिक मत कर दीजिएगा वहाँ, है ना। ई को ऑप्शन मार्क मत कर दीजिएगा कि ए और डी दोनों सही है ना। ये गलती मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 636 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो एनर्जी इज मैक्सिमम इन डैश ट्रॉपिक लेवल एंड मिनिमम इन डैश ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, डैश पोषण स्तर में ऊर्जा अधिकतम होती है और डैश पोषण स्तर में न्यूनतम होती है। अब आपको दो बताने, किस में ऊर्जा अधिक होती है और किस में न्यूनतम होती है। अब देखिए ऐसा है कि जो हमारे जो है बायोस्फीयर कह लीजिए, जो बायो जगत है, उसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे पे निर्भर है। सूर्य की रोशनी से पेड़ खाना बनाते हैं, उस खाने को जो पेड़ बना लिया और पेड़ ने संभाल के रख लिया, उसको किसने खा लिया, मान लीजिए कुछ कीट आ गए, उन्होंने उसको खा लिया। जैसे ग्रास हॉपर हो गया, है ना, उसने खा लिया। उस ग्रास हॉपर को चिड़िया ने खा लिया, उस चिड़िया को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया मान लीजिए, सांप को चील खा गई। तो ये क्या है, एक तरह की चेन बन गई, है ना, श्रृंखला बन गई पूरी। इसमें क्या हो रहा है, एक जंतु दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ये कहा जाता है अलग अलग ऊर्जा का स्तर या पोषण स्तर अलग अलग। तो इसमें पेड़ कहलाएंगे प्रोड्यूसर, जो उत्पादक हैं। फिर उसके बाद हर्बीवोर आ गए, कौन से, जैसे कीड़ा हो गया एक, है ना, वो हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब शाकाहारी जीव। उसके बाद चिड़िया ने खा लिया, चिड़िया कैसी है, कार्निवोर है। ठीक है, कार्निवोर मतलब मांसाहारी जीव, दूसरे जीव का भक्षण करने वाला मांसाहारी, जरूरी नहीं उसमें जो है मांस निकले। ठीक है, और उसके बाद होता है टर्जरी, टॉप कार्निवोर, जो सबसे ऊपर होता है मांसाहारी, जैसे आपका बाज हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे पोषण का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे जो ऊर्जा का जो है, एक स्तर से दूसरे पे जो ऊर्जा जाती है, वो 90% तो उसी स्तर पर रह जाती है और केवल 10% ऊपर वाली जो स्तर है उसमें जाएगी। मान लीजिए अगर इस प्रकार से हम विभाजन कर दें कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ मान लीजिए 1000 ऊर्जा थी, सबसे निचले स्तर पर अगर 1000 थी तो उसके ऊपर कितनी पहुँचेगी, 100। ठीक है, 90% यहीं ख़त्म हो गई, फिर 90% यहाँ ख़त्म हो गई, 10 पहुँची, तो सबसे ऊपर कितनी पहुँच रही, 10। तो इसको क्या कहा जाता है, 10% का सिद्धांत, है ना ऊर्जा का।
अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, जैसे जैसे स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊर्जा कम हो रही है। ठीक है, नीचे कौन होगा, नीचे पेड़ पौधे होंगे, सबसे ऊपर क्या बैठा हुआ है, बाज बैठा हुआ है टॉप करने ओर। तो क्या होगा कि सब ऊर्जा की अधिकता कहाँ होगी सबसे ज़्यादा, सबसे निचले स्तर पर। और सबसे ज़्यादा कहाँ, कब से कम कहाँ होगी, न्यूनतम कहाँ होगी, सबसे ऊपर वाले स्तर पर। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, नीचे पोषण स्तर में ऊर्जा अधिकतम होती है और ऊपरी पोषण स्तर में ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 636 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 637 आपके सामने प्रश्न पूछा है कि प्रोटीन से भरपूर एक शैवाल कौन सा है इनमें से। क्या ऑसिलेटोरिया है, क्या ये स्पायरोगायरा है, क्या ये एनाबेना है, क्या ये कॉलेरेला है। ठीक है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक आपको बताना है। अब आपको जैसे पता होगा जो शैवाल हैं उनमें, वो शैवाल जो हरे रंग के होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो कौन सी ऐसी है इसमें से शैवाल, वो है कॉलेरेला। नाम याद कर लीजिएगा, कई बार ये पूछा गया। तो कॉलेरेला जो शैवाल है इसमें क्या क्या होता है, ना केवल प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल बहुत कुछ पाया जाता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से जो मनुष्य है ये कोलेरेला को एक खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण करता है। और इसी वजह से जो कोलेरेला नामक शैवाल है या जो एल्गी है, इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस स्टेशन में ले जाते हैं कि भोजन की तरह इस्तेमाल करेंगे इसे। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को अपने साथ जो प्रोटीन के स्रोत के रूप में ले जाते हैं, तो उसका उत्तर भी कॉलेरेला होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 637 हमने देखा, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। सन्मनी आई एस अकेडमी BPSC 68वें के लिए कोर्स लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज, जिसमें GS और क्लास जो है हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। और इसमें 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 638 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो जीव आपको दिए हुए हैं अलग अलग, इसमें आपको चयन करना है कि कौन सा क्रम सही है ना, किसमें विकास की दृष्टि से, इवोल्यूशन के प्रोसीजर से। तो आपको अगर क्रम याद है और इन जीवों के बारे में पता है कि कौन किसके वर्गीकरण के भीतर आता है, तो आप कर ले जाएंगे। अब जैसे एक एक करके पकड़ते हैं हम लोग, नीचे से शुरू करते हैं। कि पहले आया सेलेमेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू, ऐसा ऑप्शन यही कह रहा है। तो सेलेमेंडर क्या है, सेलेमेंडर एक उभयचर है। ठीक है, अजगर क्या है, एक रेप्टाइल है। सेलेमेंडर एक एम्फीबियन है या उभयचर है। पाइथन या अजगर क्या है, एक आपका सरीसृप है ना, रेप्टाइल है। और कंगारू क्या है, कंगारू एक वर्टिब्रेट है, केशरूक है ना। या वर्टिब्रेट के साथ साथ वर्टिब्रेट तो तीनों ही हैं। कंगारू एक मैमल भी है, स्तनधारी भी है। ठीक है, ये तीनों ही केशरूक हैं वर्टिब्रेट से। तो इनका कहना है कि पहले सेलेमेंडर आया, सेलेमेंडर के बाद अजगर आया, अजगर के बाद कंगारू आया। तो ये क्रम तो सही है। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले आई ऑक्टोपस। ऑप्शन पहले ऑक्टोपस आई, फिर डॉल्फिन आई, फिर शार्क आई। तो देख लेते हैं। जो ऑक्टोपस है ये आती है किस में, मोलस्का के भीतर, है ना, ऑक्टोपस आती है। डॉल्फिन, जो डॉल्फिन मछली है ये क्या है, ये स्तनधारी है। ठीक है, दो ही मछलियां हैं मुख्यतः जो स्तनधारी हैं, एक डॉल्फिन एक व्हेल मछली। और फिर ऑप्शन कह रहा है सी, मतलब बी में ही तीसरा जो है वो कह रहा है शार्क। तो उसका कहना है पहले ऑक्टोपस आया, तो ये तो सही है, मोलस्का पहले आई, फिर डॉल्फिन आई। डॉल्फिन वर्टिब्रेट है और साथ ही साथ स्तनधारी है, तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे कह रहा है शार्क। तो शार्क क्या है, शार्क एक मछली है। ठीक है, तो अगर शार्क डॉल्फिन से पहले दी होती तो ये सही हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। पहले मछली आई फिर स्तनधारी आई। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि पहले पेंगुइन आई, फिर कछुआ आया, फिर बाज आया।
तो देख लेते हैं। पेंगुइन क्या है? एक चिड़िया है, उड़ नहीं सकती। फिर आया कछुआ। कछुआ क्या है? एक रेप्टाइल है, एक सरीसृप है। और बाज क्या है? वो भी चिड़िया है। तो पहले सरीसृप आए, फिर चिड़िया आई। ठीक है, तो इस हिसाब से पेंगुइन के बाद कछुआ नहीं, कछुए के बाद पेंगुइन आना चाहिए था। तो इस हिसाब से इससे गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि पहले मेढक आया, फिर केकड़ा आया, फिर झींगा आया, क्रैब, प्रॉन। तो मेढक क्या है? एक वर्टिब्रेट है। ठीक है, और साथ ही साथ उभयचर भी है। जो केकड़ा है और जो झींगा है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है, क्रस्टेशियंस के भीतर आते हैं। तो पहले आर्थ्रोपोड आए, फिर मेढक आया, है ना, वर्टिब्रेट बाद में बने। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 638 का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 639 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग टू। एक पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल और फलों की कमी होती है। देखिए, फलों की कमी और फूल की कमी पर बीज होते हैं, तो ये किस प्रकार के पौधे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला दिया हुआ फर्न, है ना। फर्न छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनमें जो है फूल फल नहीं आते, बीज भी नहीं होता कुल मिला के। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन सी कह रहा है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए थोड़ा समझते हैं। जो हमारा पादप जगत है, जो प्लांट किंगडम है, उसमें मुख्यतः 3 वर्गीकरण है। पहला वर्गीकरण होता है थैलोफाइटा। ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ना जड़ होती है, ना तना होता है, ना फूल होती है, ना पत्ती होता है, ना बीज होता, कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी पौधे कहलाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ठीक है, ऐसी होती है एल्गी या काई, जो होती है पानी पे तैरने वाली। वो ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा के भीतर नहीं, ट्रैकियोफाइटा के भीतर आती है ना, थैलोफाइटा के भीतर, सॉरी, ये थैलोफाइटा के भीतर आएगी। थैलोफाइटा के बाद दूसरा वर्गीकरण होता है ब्रायोफाइटा का, जिनको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है? इनमें तना मौजूद नहीं होता, केवल पत्तियाँ होंगी, कुछ जड़ें होंगी, फल और फूल इनमें भी नहीं होंगे। ठीक है, फिर एक आया इसके बाद ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में उनका वर्गीकरण किया गया उन पेड़ पौधों का जिनमें तना था। ठीक है, ट्रैकिया थी, तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते थे। ठीक है, और ट्रैकियोफाइटा के 3 वर्गीकरण हुए, जिसमें से पहला हुआ टेरिडोफाइटा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है एंजियोस्पर्म। तो ये और ये, अब इन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने एक मोटा मोटा आपको वर्गीकरण समझा दिया है। ठीक है, तो ट्रैकियोफाइटा जिनमें तना मौजूद था, उनके 3 वर्गीकरण और होते हैं। एक टेरिडोफाइटा है, एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है। अब टेरिडोफाइटा, उसमें ये वो पेड़ पौधे आते हैं जिनमें तना तो है परंतु बीज नहीं होता। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा में बीज खत्म हो गया। अब बचे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये कैसे हैं? तो एंजियोस्पर्म में वो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें फूल होता है, फल होता है और बीज भी लगता है, जैसे आम का पेड़। ठीक है, और ये कह रहा है कि फूल और फल की कमी होगी, ये गलत हो जाएगा। अब जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें जो बीज है उस पर गूदा मौजूद नहीं होता, तो नग्न बीज पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो ऑप्शन तो इसका डी हो गया सही। थोड़ी बात चर्चा और कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, बात आई है तो कर ली जाए। जिम्नोस्पर्म्स का सही उत्तर हो गया। एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब क्या होता है कि फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है? अगर इसको मान लें कि ये फूल का मादा भाग है, तो इसमें क्या होते हैं? ये ओवरी होती है, अंदर वाला हिस्सा, और ओवरी में छोटे छोटे, इनको बोला जाता है ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल चल के बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंदर ये सीड का निर्माण करते हैं। अब अगर ये जो ओव्यूल्स हैं ये ओवरी के अंदर ना होंगे, इसके बाहर होंगे, ओवरी मौजूद ही नहीं होगी, तो फल का निर्माण नहीं होगा। ये ओवरी है जो बाहर की सतह, ये गूदा बनाती है आके जाके फल का। ठीक है, तो इसके ना मौजूद होने की वजह से क्या होता है?
कि फल में फल नहीं होता है ना, तो गूदा नहीं बनता, सीधे सीधे बीज लगता है। जैसे उदाहरण एक चिलगोजा का पेड़, चिलगोजा का जो पेड़ है वो जिम्नोस्पर्म के भीतर आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 639 को हमने थोड़ा चर्चा कर ली, समझ लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 640 आपके सामने, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। आइए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं, पोलर बियर होते हैं, वो आमतौर पर मांसाहारी जीव होते हैं, परंतु वह पेंगुइन का भक्षण नहीं करते, है ना। ठीक है, उसका भक्षण नहीं करते, उसका क्या करना है, एक पहेली में भी कई बार लोग पूछ लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि ध्रुवीय भालू और पेंगुइन कभी भी प्राकृतिक परिस्थितियों में एक साथ नहीं रहते, ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पेंगुइन की मांसपेशियों में रासायनिक पदार्थ होता है जो ध्रुवीय भालू के लिए विषैला होता है, तो ऐसा है क्या। ऑप्शन सी कह रहा है कि पेंगुइन हमेशा समूह में चलते हैं, इसलिए ध्रुवीय भालू उनसे संपर्क नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती, डर जाता है, कहते हैं ना संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है पेंगुइन तेज तैराक होते हैं, इसलिए जल्दी से तैर के भाग जाते हैं भालू को देखते, तो क्या ऑप्शन डी है। आइए, तो क्या होता है, जो पोलर बियर है वो किस में, वो पाया जाता है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, और जो पेंगुइन होती है वो कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर। तो पोलर बियर पाया जाता है नॉर्थ पोल पे, और पेंगुइन्स पाई जाती है साउथ पोल पे, और दोनों के बीच पूरे पृथ्वी को पार करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि संभव नहीं है इन दोनों के लिए, अत्यंत ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही दिए हुए हैं, विषैला पदार्थ वगैरह नहीं होता पेंगुइन में कोई, और आमतौर पर ध्रुवीय भालू का खाना बनती है सील मछली। ठीक है, और सील मछली जो है वो स्तनधारी होती है, वो मछली नहीं होती, केवल नाम उसका सील मछली बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 640 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 641 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है जो लाल मिर्च होती है या रेड चिलीज हैं वो इतनी तीखी क्यों होती है, इतनी हॉट क्यों होती है। ठीक है, खाते ही मुंह जलने लगता है, उसका क्या कारण है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, कैप्सेसिन, ऑप्शन बी कह रहा है एर्कोलाइन, ऑप्शन सी कह रहा है लाइकोपीन, ऑप्शन डी कह रहा है कैफियोल, और या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मिर्च जो होती है ना, इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है या जो केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से ये इतनी तीखी होती है, उसका सही उत्तर है कैप्सेसिन। ठीक है, कैप्सेसिन जो है ये इसमें मिर्ची में उसकी नसों में पाया जाता है। अगर आप मिर्ची को खोलेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद नसें होंगी उसके खोखले के अंदर की तरफ, जिसमें मिर्ची की तीखापन होता है। ठीक है, और कुछ कुछ तो जैसे मिर्ची हो गई, जैसे भूत झोलकिया का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, नेपाल में मिलती है, वो अत्यंत तीखी मिर्च होती है। ठीक है, अब लाइकोपीन, लाइकोपीन लाल रंग देता है किसको, टमाटर को। ठीक है, कैफियोल ये कॉफ़ी में मिलता है पदार्थ, नाम ही बता रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 641 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमणि IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलासफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए। क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है 8090225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 642 आपके सामने है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। आपके ऑप्शन है ए हेम्प, बी जूट, ऑप्शन सी कॉटन या कपास, ऑप्शन डी फ्लेक्स या पटसन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, हमें पता है हेम्प तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, पर जो जूट होता है वो तो बीज के हिस्से से बनता है। जो कॉटन होती है या जो कपास होता है वो कहाँ से निकलता है, उसके फल से, उसका फल होता है, और उसमें एक छोटा सा बीज भी पाया जाता है कॉटन के। ठीक है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है उसे, मुझे पता नहीं। ठीक है, उसका कुछ नाम होता है, हर लोकल भाषा में कुछ ना कुछ उसका नाम होता है। ठीक, तो एक छोटा सा बीज भी होता है जिसको जो है
निकाल देते हैं उसमें से जब उसकी धुनाई होती है कपास की, जिसको बुनैला बोलते हैं। इसको जानवरों को भी खिलाया जाता है, उसके जो कपास का बीज होता है उसे, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए। खैर, कपास ये क्या होता है, उसका फल होता है, फ्रूट होता है पेड़ का, और तने से नहीं उत्पन्न होता। तो जो बनैला होता है, हिंदी में बनैला बोलते हैं, ये जानवरों को खिलाया जाता है, दूध जो देने वाले जानवर हैं, बोवाइन एनिमल्स, उनको। ठीक है, प्रश्न नंबर 642 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी उत्पाद तने से निकलते हैं इसके, है ना। फाइबर, फाइबर का मतलब हो गया रेशे। ठीक है, प्रश्न नंबर 642 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 643 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? क्या ये पत्ती है, क्या ये तना है, क्या ये फूल है, क्या ये जड़ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो जीवन चक्र की बात हो रही है, वैसे तो सारे ही ज़रूरी हैं। तो जीवन चक्र किसी पेड़ का कब होगा? पहले पेड़ जमेगा, जमने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज का उत्पादन करना। ठीक है, और बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है बीज की? बीज उत्पन्न होना शुरू होता है फूल से, फूल से फिर परागण की प्रक्रिया के बाद फल बनता है, फल में बीज उत्पन्न होता है, बल बीज होता है। ठीक है, तो फूल नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। तो जीवन चक्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया? फूल, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी सब भी ज़रूरी है, पर जीवन चक्र की बात हो रही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 644 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 644 पूछ रहा है कि सांपों की विष ग्रंथि समझाती है होती है किससे? ये दिए हुए हैं आपके ऑप्शन। क्या ये मधुमक्खियों के डंक से समझाती है? क्या ये स्तनधारियों की वसामय ग्रंथि सेबेकस ग्लैंड्स हो गई उनसे है? क्या मछलियों का विद्युत अंग है, या केशरुकियों की लार ग्रंथि है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। तो देखिए, सांप जो होता है, जो विषैला सांप होता है ना, उसके दो दांत होते हैं आगे, जिनको हम लोग बोलते हैं, और जिनसे जो है विष निकलता है। ठीक है, और ये उसके जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो एक कैनाइंस जो हमारे तीखे दांत होते हैं, एक तो उनसे समझाती होते हैं, कौन से? उसके दांत, और उसी से विष ग्रंथि जुड़ी रहती है। तो जो विष होता है सबका, उसका मेन उद्देश्य पहला क्या होता है? अपने शिकार को अपंग करना। ठीक है, उसको मार देना, इतना विष देना कि वो हिलडुल ना पाए, और उसके बाद उस शिकार को खा लेना। उससे क्या, वो पाचन प्रक्रिया में भी मदद करती है। इसी प्रकार हमारे जो मुंह में लार बनती है, जो लार ग्रंथि है, वो भी लार उत्पन्न करती है और खाने की पाचन में मदद करती है। तो सही उत्तर होगा केशरुकियों की लार ग्रंथि। ठीक है, और जो सेबेकस ग्लैंड्स है, इसका नाम अलग सा है तो बताते थे। स्तनधारियों की जो वासमय ग्रंथि है, इसका मुख्य कार्य है जो हमारी त्वचा है उसके ऊपर लिपिड्स को प्रोड्यूस करना, जो वसा है उसको प्रोड्यूस करना, जिससे स्किन जो है हमारी चिकनी बनी रहे, रूखापन ना आए। ठीक है, तो ये जो रिक्वायर्ड ऑयल्स होते हैं, या जो तेल होता है, उनका उत्सर्जन करती है स्किन पर, तो हमारी स्किन चिकनी बनी रहती है। ठीक है, ये सेबेकस ग्लैंड्स का काम मैंने बता दिया, वसामय ग्रंथियों का। प्रश्न नंबर 644 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 645 आपके सामने पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ इज अ ट्रू फिश? तो ट्रू फिश का मतलब हो गया ऐसी मछली जो हम लोग जो है केशरूक पढ़ते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, उनके भीतर एक सबसे पहला फाइलम जो है वो पाइसेस है, जिसमें मुख्यतः मछलियाँ, सब मछलियाँ ही हैं। तो उसके भीतर जो आएगा वो एक सच्ची मछली कहलाएगी। बाकी जो केवल नाम की मछली है ना, बाकी जो मछलियों के नाम है वो नाम की है, जैसे वेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सच्ची मछलियाँ नहीं हैं। इसी प्रकार ये मछलियाँ दी हुई हैं, इनके नाम के आगे तो फिश लगा है, पर असल में ये फिश है नहीं। जैसे कटल फिश, तो जो कटल फिश है या कटल मछली है, ये किसके? ये आती है मोलस्का के भीतर। ठीक है, जिसके भीतर ऑक्टोपस आता है उसी के भीतर आती है कटल मछली। फिर ऑप्शन बी आपका दिया जेलीफिश, तो जेलीफिश किसके भीतर आएगी? जेलीफिश पानी में रहती है, नाम फिश है, पर ये सच्ची मछली नहीं है। जेलीफिश आती है आपकी कॉलीसेंट्रा के भीतर। सिल्वर फिश एक तरह की कीड़ा है।
ठीक है, और ये कीड़ा किस में आएगा? आर्थ्रोपोड्स में। जो कैट फिश है, इसको हिंदी में भी कैटफिश ही या कैट मछली कहा जाएगा, बिल्ली मछली मत कर दीजिएगा। ये भी, ये सच्ची मछली एक है ना, इसको कैटफिश इसलिए बोला जाता है, इसकी जैसे बिल्ली के विस्कर्स होते हैं ना, कहते हैं मूछें हैं, उसी प्रकार इसके भी होती हैं आगे, तो इसलिए कैटफिश बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 645 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चंदमणि IAS अकेडमी BPSC 68 के लिए कोर्स लेके आया है। GS और क्लास जो 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, इसमें 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 645 तक आज हम लोगों ने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे प्रश्न नंबर 646 से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।